नाव पर ओवरलोडिंग। ये दानापुर के नासिरगंज और पीपापुल घाट का नजारा है। इस तरह से रोजाना कई ओवरलोडेड नावें यहां से दियारा तक फेरे लगाती रहती हैं। एक एक नाव पर क्षमता से कहीं ज्यादा दर्जनों यात्री बैठे होते हैं, तो बाइक के साथ साथ साजो सामान से नाव का बोझ और बढ़ जाता है। बीच मझधार में थोड़ा भी संतुलन बिगड़ा तो भगवान ही मालिक है। इस दौरान कई बार हादसे हो भी चुके हैं, लेकिन कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। बाढ़ ने बनाया घेवनहार। यह है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड का इलाका, जहां साल के 6 महीने बाढ़ का पानी भरा रहता है और इस हालात में जिंदगी की डगर पर चलना आसान नहीं होता। इस मुश्किल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए यहाँ की मेहनतकश महिलाओं ने न सिर्फ नाव की पतवार थामना सीख लिया, बल्कि बाढ़ में फंसे ग्रामीणों के लिए घेवनहार बन गए। आज यहाँ घर घर में नाव है और सबकी मालिक महिलाएं हैं। यहाँ का महिला तैरना भी जानती है, नाव चलाना भी जानती है। अपने घर के मान लीजिए जरूरत को पूरा करने के लिए महिला कठोर से कठोर परिश्रम करके अपने घर का जरूरत को पूरा करती है। कनकई नदी ने मचाया कहर। ये पूर्णिया के ताराबाड़ी गांव का नजारा है। बारिश में उफनाई कनकई नदी सब कुछ मिटाने पर आमदा नजर आ रही है। तट पर बसे ताराबाड़ी गांव के घर एक एक कर नदी में समाते जा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि यहाँ के बाशिंदे अपनी आंखों के सामने अपने सपनों के आशियाने को जल समाधि लेते देख रहे हैं। हालांकि कटाव की मार के बीच कई ग्रामीण अपना घर बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। 10 से 12 घर नदी के चपेट में आ गया है, नदी में समा गया है। अब रोड में जो जगह बची थी वो रोड भी पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों को आने जाने में इतनी तकलीफें होती है, इतनी दुश्वारियां होती है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। कहीं जल प्रलय तो कहीं हरियाली। नेपाल से निकली ये तिलावे नदी सुगौली के लिए वरदान साबित हो रही है, तो रामगढ़वा में कहर बरपा रही है। दरअसल प्रशासन ने सुगौली के पास तिलावे नदी पर तटबंध बना दिया है। यहाँ नदी के पानी से हरी भरी फसल लहलहा रही है, तो दूसरी ओर रामगढ़वा प्रखंड में तटबंध के अभाव में यही तिलावे नदी बेलगाम हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पूरे इलाके में कई एकड़ फसल पानी में डूब गई है और किसान परेशान हैं। बाबूजी धीरे चलना, बड़ी मुश्किल है इस राह में। ये बेतिया नरकटियागंज सड़क का नजारा है। बारिश में इस सड़क की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। ये देखिए संतुलन बिगड़ा और ये साइकिल सवार यहीं गिर पड़ा। देखिए इस बाइक सवार को इन गड्ढों से गुजरने में कितनी मुश्किल हो रही है। पानी की तेज बहाव में सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि भगवान का नाम लेते हुए यात्री इस रास्ते से गुजरते हैं। जल जमाव से जनता परेशान। ये जमुई के सिवंडी मोहल्ले का नजारा है, जहां पिछले 1 महीने से ऐसे ही हालात हैं। बारिश के पानी में मोहल्लों के नाले से निकलने वाला गंदा पानी लगातार पहुंच रहा है। इससे सिर्फ ना बदबू आ रही, बल्कि कूड़ा कचरा का अंबार लग गया है। स्थानीय निवासियों की लाख गुहार के बावजूद पानी निकालने का इंतजाम नहीं हो सका। ऐसे में आसपास के बड़े इलाके में महामारी फैलने की आशंका बनाई है। बाढ़ का जो है नाली का पानी भी निकासी कहीं नहीं है। इस कारण से ये समस्या है और इसका समाधान न तो वर्तमान मुखिया के पास है और न ही पूर्व मुखिया के पास है। स्टेडियम बना स्विमिंग पूल। ये नवादा के एकमात्र हरिश्चंद्र स्टेडियम का नजारा है। मॉनसून में पूरा स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया है। इसके चलते न खिलाड़ियों को खेलने की जगह मिल पाती है और न प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को प्रैक्टिस करने का मैदान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खेलो इंडिया अभियान के तहत 8 करोड़ रुपए से स्टेडियम की मरम्मत करवाई थी। इसके बावजूद दशा नहीं सुधर पाई।
यहाँ पे दिक्कत होता है, हम लोग सही से रनिंग नहीं कर पाते, फिटनेस नहीं कर पाते और मतलब प्रैक्टिस के लिए सही अलाउ नहीं, मतलब पैसा उतना है सही से लग नहीं पाता और मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे खेलने में कूदने में। हम लोग मैच उतना खेल नहीं पाते जैसा ग्राउंड है। असम में जल प्रलय। सिंगोरा नदी में आए ताजा उफान से असम के कई जिलों में एक बार फिर जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। उत्तरी और दक्षिणी असम के हजारों गांवों में जबरदस्त तबाही मची है। नदियों की ये तूफानी धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आ रही है। इस सैलाब में सैकड़ों सड़कों का नामोनिशान मिट गया है तो हजारों घर आंगन डूब गए हैं। फिलहाल असम की 56 लाख से भी ज्यादा की आबादी बाढ़ की त्रासदी का सामना करने को मजबूर है। जब दिल में जज्बा हो और देशभक्ति की तमन्ना हो तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल आपको जश्न आजादी मनाने से रोक नहीं सकती। ऐसा ही नजारा देखने को मिला दरभंगा के हरनगर गांव में। नदियों में उफान के चलते पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है। घर, आंगन, स्कूल सब पानी में डूब चुके हैं। इसके बावजूद देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ। स्थानीय ग्रामीण आजादी का जश्न मनाने के लिए नाव पर सवार स्कूल पहुंचे। गांव के मुखिया विद्यानंद झा ने झंडा फहराया और आम लोगों को बधाइयां दी। ये आजादी के दीवानों की तस्वीरों का दुर्लभ खजाना है। ये उन गुमनाम पहरेदारों के चित्र हैं जिससे आज भी देश की नई पीढ़ी ठीक से वाकिफ नहीं हो सकी है। मुजफ्फरपुर के स्वतंत्रता सेनानी मधुसूदन झा ने अपने निजी संग्रहालय में इन तस्वीरों को बड़े करीने से सहेज कर रखा है। वो खुद अपने स्वतंत्रता सेनानी पिता तेज नारायण झा के साथ बचपन से ही आजादी के आंदोलन के गवाह रहे हैं। उनके योगदान को देखते हुए साल 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दोनों पिता पुत्र को दिल्ली बुलाकर सम्मानित भी किया था। उन्हीं के प्रयास से मैंने और उन्हीं के शिक्षा दीक्षा से मैंने इतना दुर्लभ चित्र भारतवर्ष के अमर शहीदों का इकट्ठा करके रखे हुआ हूँ और भी मैं जो मिलता है उसे मैं इकट्ठा करता हूँ। ये है गढ़वा का चर्चित नीलांबर पीतांबर पार्क और ये है नीलांबर नगर भवन। इन जैसे तमाम शहीद स्थल आज भी स्वतंत्रता के उन दीवानों की शौर्य गाथा बयां कर रहे हैं। किस तरह से नीलांबर पीतांबर और उन जैसे न जाने कितने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई लड़ी और उन्हें देश से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। नई पीढ़ी को आज भी इनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है। इन्हीं के चलते हम आज समान नागरिकता के साथ और पूरे कह सकते हैं कि अधिकार के साथ देश में रह रहे हैं। देश का जो भी कानून है वो देशवासियों पर लागू होता है। यह वैसे लोगों के चलते ही है जो अपना जान कुर्बान किए हैं। गुमनामी में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये औरंगाबाद के पवई रियासत के खंडहर हैं। साल 1770 में तत्कालीन राजा नारायण सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। कई पुरानी किताबों में भी इस आंदोलन का जिक्र है, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वतंत्र भारत के इतिहासकारों ने तो इस आंदोलन के साथ अन्याय किया ही। स्वतंत्र भारत की सरकारों ने भी पवई रियासत की इस विरासत को उपेक्षित रखा। नतीजतन रखरखाव के अभाव में ये किला जीर्ण शीर्ण हो चुका है। तो अभी भी अगर शोध किया जाए उन पर तो उनके संपूर्ण जीवन काल को, उनके ऐतिहासिक साक्ष्यों को सजो के उनके व्यक्तित्व को उजागर किया जा सकता है। हालांकि यहाँ इधर क्षेत्र में जो है अब वो भी लगभग विलुप्त होती जा रही है। बचपन बचाने का संकल्प। मुजफ्फरपुर में ये बच्चे कुख्यात ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह के चंगुल से बचाए गए हैं।
फिलहाल इन्हें सिकंदरपुर के बाल सुधार गृह में रखा गया है। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की प्रसिद्ध संस्था बचपन बचाओ आंदोलन इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर पुनर्वास का जिम्मा उठाने के लिए आगे आई है। संस्था की ओर से जल्द ही इन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। रेस्क्यू जो हुए हैं बच्चे, इनके पुनर्वास और इनके मुआवजा वगैरह की जो चीज़ें होती है, जो सरकारी प्रावधान है उसके अनुसार उन्हें मिल जाए। और दूसरी जो बात यह है कि हम प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ एक ऐसी रणनीति पे काम करना चाहते हैं कि इस तरह के जो यहाँ से ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर पूरी तरीके से लगाम लग सके और इसके लिए एक कार्यदल का गठन हो और लगातार उस पर कार्रवाई होती रहे। ओल्ड एज होम में रहेंगे बेसहारा बुजुर्ग। ये पथराई आंखें इनकी पीड़ा को बयां कर रही है। अपनों से ठुकराए गए ये बुजुर्ग जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर काफी तकलीफ से गुजर बसर कर रहे हैं। इनके लिए खुशखबरी है, जिस ओल्ड एज होम की आधारशिला साल 2018 में रखी गई है वो 2 साल बाद बनकर लगभग तैयार है। 88 बेड वाले इस वृद्धाश्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ जल्द ही इन जैसे बेसहारा बुजुर्गों को शरण दी जाएगी। इनॉग्रेशन और इन सब चीज़ों पे तो हम, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है उस वजह से थोड़ा सा इस चीज़ में बच के ही चल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर वो वर्क कंप्लीट हो गया उसको मैं चेक करवा लेती हूँ और उसको तुरंत स्टार्ट करने के लिए उस वृद्धाश्रम को हम लोग अपनी कार्रवाई आगे स्टार्ट कर देंगे। मनरेगा में गड़बड़झाला। मनरेगा का मकसद भले ही मजदूरों को रोजगार देने के साथ विकास योजनाओं में तेजी लाना है, लेकिन जामताड़ा में खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। नारायणपुर में मनरेगा के तहत ये तालाब बन रहा है, लेकिन स्थानीय जॉब कार्डधारी की बजाय बाहरी मजदूर मिट्टी खोद रहे हैं। नियमतः यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह ये प्लास्टिक का टुकड़ा टंगा हुआ है। ऐसे में जामताड़ा जिला प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। तो जांच करेंगे, कुछ योजना का हम लोग रैंडम जांच करेंगे। जहां भी इस तरीके की बात आती है, निश्चित ही हम लोग जो भी संबंधित हैं, जो रोजगार सेवक हैं, जो मेट हैं, उन लोगों को कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। भारी पड़ेगी लापरवाही। ये रोहतास के सासाराम सदर अस्पताल परिसर का नजारा है, जहां लापरवाही का आलम ये है कि उपयोग किए गए पीपीई किट के अवशेष जहां तहां बिखरे हुए हैं और वहीं मवेशी भी घूम रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है, जबकि उपयोग किए गए पीपीई और ग्लव्स के डिस्पोजल के लिए नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही से हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये अपना पीपीई किट खोल के एक ड्रम में रख देंगे, जो कि ड्रम उसके लिए उपलब्ध किया गया है, तो ताकि वो चारों तरफ फैले नहीं और संक्रमण बढ़े नहीं। कोरोना वॉरियर्स को दवा नहीं, ये झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल RIMS का नजारा है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे RIMS के एसोसिएट प्रोफेसर और कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य खुद कोरोना के शिकार हो गए। उनके इलाज के लिए महंगी दवा की जरूरत पड़ी तो अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। जब कोरोना वॉरियर्स के इलाज के लिए दवा नहीं मिल रही तो भला आम लोगों का क्या होगा, ये समझा जा सकता है। कोरोना है तो कोरोना के लिए तो सारी खाना पीना रहना से लेकर सारी सुविधाएं तो हम लोग दे ही रहे हैं, हर तरह की दवाएं भी दे रहे हैं। तो उसमें अगर कोई एक दवा के बारे में कोई बात हो कि नहीं अवेलेबल हो, हमारे यहाँ लोकल जो परचेज करके हम लोग स्पेशल इंडेंट करके जो परचेज करते हैं, उसमें अगर नहीं अवेलेबल होगा तो हो सकता है कि किया गया होगा। लापरवाही की भेंट चढ़ा गरीबों का निवाला। बोकारो के चंदन क्यारी में ये है FCI का गोदाम। यहाँ गरीबों के हिस्से का सैकड़ों बोरा अनाज रखा हुआ है, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि एक तरफ से गोदाम की छत का हिस्सा उड़ गया है, वहीं बारिश का पानी लगातार अंदर आ रहा है। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नमक के पैकेट से लेकर चावल, दाल और अन्य अनाज बर्बाद हो रहा है।
लौह नगरी में तार का जंजाल। यह जमशेदपुर का रिहायशी इलाका है। बिजली के तार का जंजाल हर तरफ फैला हुआ है। इस सड़क पर पड़े बिजली के वायर के ऊपर से रोजाना कई गाड़ियां गुजर रही हैं। तो बांस के खंभे पर झूल रहे इन तारों से बस्तियों पर बिजली पहुंच रही है। तो ये गली में खड़ा बिजली का खंभा है, जिनमें ना जाने बिजली के कितने तार उलझे हुए हैं। इसके नीचे की सड़क से हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे में हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। आकाशदीप की ऊंची उड़ान। दुबई में आईपीएल के मैदान पर जल्द ही विकेट चटकाते नजर आएंगे सासाराम एक्सप्रेस आकाशदीप। उन्हें ये सफलता काफी संघर्ष से मिली है। डिहरी के इसी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने खूब पसीना बहाया, जमकर नेट प्रैक्टिस की। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से निराशा मिलने पर पश्चिम बंगाल का रुख किया, जहां रणजी मैच में 145 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी की। और इसी प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 15 लाख रुपए में आकाशदीप को हाथों हाथ लिया। सक्सेस का तो एक ही रास्ता है, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। तो मैं तीनों पे फोकस करता रहा और हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे काम करता रहा और उसी को सोचता रहा, डिसिप्लिन में क्रिकेट को खेलता रहा। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से त्राहिमाम है। ऐसे में जबलपुर के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर असद मंसूरी ने एक राहत देने वाली खोज की है, जो सफल भी हो रही है। असद अंसारी ने पीपीई किट को ठंडा रखने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया है। ये मशीन कई लेयर वाली पीपीई किट को कूल करने का काम करती है। ये मशीन उन कोरोना वॉरियर्स के लिए वरदान है, जो कई घंटे पीपीई किट पहनकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। इंजीनियर असद मंसूरी ने इस किट की कॉपीराइट के लिए भी अप्लाई कर दिया है, जिसका मिलना करीब तय माना जा रहा है। इसमें एक बैटरी भी लगी है, जिससे इसे फील्ड में भी चला सकते हैं। साथ ही इसमें एक चार्जर पॉइंट भी दिया गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये मशीन जबलपुर जिले में काफी पसंद की जा रही है, जिसको जिले के लगभग सभी डॉक्टरों की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। यूनिवर्सिटी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ये पेटेंट हो जाएगा, जिसके बाद इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। कोरोना को हराने के लिए प्रकृति पूजा। खूंटी के नक्सल प्रभावित बारीगढ़ा के ग्राम प्रधानों ने कोरोना को हराने और सुखाड़ से बचाने के लिए जल जंगल देवी की पूजा की। ग्रामीणों का मानना है कि संकट की घड़ी में यही देवी उनकी रक्षा करती हैं। अब जब कोरोना महामारी कहर बरपा रहा है और बारिश की कमी के चलते सुखाड़ के हालात बन रहे हैं, वो एक बार फिर इसी देवी की शरण में है। इस मौके पर सखुआ के पत्ते और मंत्रोच्चारण के जरिए देवी को प्रसन्न करने की कोशिश की गई। बम्बू प्लांट से आत्मनिर्भरता की राह। बांस का ये सख्त ढांचा इन मशीनों का सामना कर रहा है। ये बहरागोड़ा के वन विश्रामागार में खुले बम्बू प्लांट का नजारा है, जहां इन कारीगरों को मशीन के जरिए बांस से न सिर्फ चटाई, टोकरी और अन्य फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि बम्बू टूल किट भी दिया जा रहा है, ताकि वो आत्मनिर्भरता का रास्ता तलाश सके। वन विभाग की इस पहल का फायदा कई स्थानीय युवक उठा रहे हैं। इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं। ये सोच के हम लोग इस तरह का बेम्बो प्लांट और उसके साथ साथ काजू का प्लांट का भी एक हम विधानसभा में उठाए थे। इसको छोटा रूप में हम लोग किए। इसके बाद हम लोग चाकुलिया में इसका एक सेंटर खोलेंगे। कोरोना काल में बेरोजगारी का दंश। काम की तलाश में रांची के चौक चौराहों पर इसी तरह हर दिन मजदूरों का रेला उमड़ता है। इन सबके पास कुदाल और फावड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर के चेहरों पर मास्क नदारद है। पूरा देश जहां कोरोना से लड़ रहा है, तो ये मजदूर भूख के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी के चलते भूखमरी की नौबत आ गई है। घर में अन्न का दाना नहीं है। ऐसे में वो हर सुबह काम की तलाश में राजधानी के चौक चौराहों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगती है। लोग का मैंने ये रोजगार का मैंने बहुत तकलीफ है। इतना बाजार में भीड़ लगाते हैं, वापस चला जाते हैं। रोजगार का कोई भेद नहीं मिलता है। किसी का राशन कार्ड भी नहीं है।
हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शिक्षक से जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी बांसुरी से देशभक्ति के गीतों की ऐसी धुन निकालते हैं जिसे सुनकर हर कोई उनका कायल हो जाता है। ये शिक्षक है मुंगेली के परमेश्वर देवांगन। परमेश्वर अपनी बांसुरी से हमेशा देशभक्ति की धुन बजाते हैं। इसके पीछे इनका उद्देश्य सभी में देश प्रेम की भावना का संचार करना है। परमेश्वर मानते हैं कि किसी को कुछ बोलने से अच्छा कुछ ऐसी प्यारी धुन सुनाई जाए जिससे उसके मन में खुद ब खुद राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो और वो देश हित की सोचे।